आज हम शुक्र नीति सार में वर्णित प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन करेंगे। उसमें हमारा पहला है कर पद्धति। शुक्र ने आय व्यय के बारे में विचार व्यक्त किए हैं। उनके अनुसार सेनाओं प्रजा के संरक्षण के निर्मित और यज्ञ करने हेतु कोष संग्रह किया जाना चाहिए। ऐसा कोष राजा के लिए इस लोक तथा परलोक में सुखदायी होता है। भोग विलास के लिए संग्रहित कोष दुख का कारण बन जाता है। जो धन संग्रह स्त्री पुरुषों के लिए किया गया है वह केवल उपभोग के लिए होता है। ऐसे कोष से परलोक में कोई सुख नहीं मिलता वरन नरक मिलता है। जो अन्याय से कोष का संग्रह करता है वह पाप का भागी होता है। जो धन सुपात्र से ग्रहण किया जाता है या सुपात्र को दान दिया जाता है वही बढ़ता है। शुक्र के अनुसार तीर्थ या देव स्थानों से आपातकाल को छोड़कर कभी कर नहीं लिया जाना चाहिए। यदि आपातकाल को छोड़कर राजा कर बढ़ा देता है या प्रजा के धन का शोषण करता है तो प्रजा, राज्य, कोष और राजा नष्ट हो जाते हैं। बेचने और खरीदने वाले को जो राजभाग देना पड़ता है वह शुल्क कहलाता है। शुल्क लेने के स्थान पर बाजारों के मार्ग या सीमा होती है। एक वस्तु पर एक बार राज्य शुल्क लिया जाना चाहिए। जिस भूमि में कंकर हो या बंजर हो उससे आय का छठा भाग राजा कर के रूप में स्वीकार करे। जिस भूमि से राजा को 100 रुपये भर चांदी की आमदनी हो उसमें राजा किसान से पैदावार का 20वां भाग ग्रहण करे। व्यापारी और ब्याज देने वालों से राजा लाभ का 32वां अंश ले। राजा अपनी आय के 1/3 भाग से सेना का संग्रह करे। उसका आधा भाग दान में लगाया जाए। आधे भाग में प्रजा की रक्षा और आधे भाग में अधिकारी गणों की वृद्धि हो। अर्धांश से राजा अपना काम चलाए तथा एक अंश तथा कोष में पड़ा रहे। इस प्रकार राजा प्रतिवर्ष आय का विभाजन करके व्यय करे। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने व्यय संबंधी विभाजन को इस प्रकार समझाया है। आय का आधा भाग कोष में जमा किया जाए। शेष का आधा अर्थात कुल आय का 1/4 सेना पर व्यय किया जाए। कुल आय का 1/12 अंश ग्रामों के चौधरियों के वेतन पर व्यय किया जाए। शेष 2 बराबर भागों में बांटा जाए अर्थात कुल आय के 1/28 अंशों में और निदान, जन, मनोरंजन, अधिकारियों के वेतन और राजा के व्यक्तिगत खर्चों पर खर्च किया जाए। दूसरा हमारा आता है स्थानीय प्रशासन। शुक्र ने इस विषय में क्या कहा है कि जिस व्यक्ति को राजा 10 गांवों का अधिकार देता है वह नायक कहलाता है। जो 100 गांवों का अधिपति होता है वह सामंत होता है। 100 गांवों का अधिकार देकर जिस भृत्य को सामंत के बराबर ही वेतन देकर नियुक्त किया गया हो वह अनुसामंत कहलाता है। जो 10,000 गांवों का कर ग्रहण करता है वह आशा पालन कहलाता है। जिसकी लंबाई चौड़ाई का घेरा 1 कोस हो और 1000 राष्ट्र की कर देता हो वह ग्राम कहलाता है। प्रत्येक ग्राम में भूमि कर इकट्ठा करने वाला राजा द्वारा नियुक्त ग्रामपति होता है। जितना देश जिस राजा के अधीन होता है उतना प्रदेश उसका राष्ट्र कहलाता है। स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था के आधार पर शुक्र के विकेंद्रीकरण, सत्ता और व्यवस्था के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया है। नेक्स्ट हमारा आता है न्याय का महत्व और न्याय पद्धति। शुक्र नीति में न्याय को राज्य का प्रमुख दायित्व माना गया है। राज्य का सर्वप्रमुख कर्तव्य है कि वे दुष्टों का निग्रह करे तथा सभी सज्जन व्यक्तियों के सम्मान और संपदा की रक्षा करे। शुक्र के अनुसार राज्य कानूनों के स्रोत है। धर्मशास्त्र जातियों, प्रदेशों और श्रेणियों के चरण तथा राजा के आदेश। राजा को दंडधारी होना चाहिए क्योंकि दंड के भय से दुष्ट मनुष्य दुष्टता को त्याग देते हैं, चोर भाग जाते हैं और आत्ताई भी डर जाते हैं। राजा की दंड नीति से ही राजा की दंड नीति से ही सारे उपक्रम सिद्ध होते हैं। दंड ही सारे धर्मों का एकमात्र रक्षक माना गया है। दंड देने का कार्य राजा के अधीन है क्योंकि वह शक्तिशाली होता है। फटकारना, अपमान करना, बांध लेना, ताड़ना देना, द्रव्य हरण कर लेना, गधे पर चढ़ाना, अंग छेद करना, वध भी करा देना, ये सब दंड के प्रकार हैं। यदि गुरु भी कार्य को भूल जाए और धर्म मार्ग को छोड़कर चले जो राजा को उसे भी दंड देना चाहिए। शुक्र ने न्यायिक प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया है। राजा को उचित है कि वे वकील, अमात्य, ब्राह्मण और पुरोहित के सहित अपनी बुद्धि को निश्चल करके क्रोध व लोभ से रहित होकर क्रम से व्यवहारों को देखे। उसे अकेले कोई मुकदमा नहीं सुनना चाहिए तथा दोनों और वादी प्रतिवादियों की युक्ति प्रयुक्ति को अच्छी तरह सुनना चाहिए। राजा के अधिकारी को खुले में अभियोगों का निर्णय करना चाहिए। राजा को स्वेच्छाचारिता को छोड़कर शास्त्र के अनुसार चलना उचित है। शुक्र नीति में न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं भी निहित की गई हैं। राजा के द्वारा केवल ऐसे व्यक्तियों को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करना चाहिए जो वेदों के ज्ञाता हों, जिसका इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हो, जो सदाचार संपन्न, सत्यवादी और प्रेमभाषी हों। राजा जिन उत्तम गुणों की श्रेणी या गणों को अच्छी तरह से जानता हो उन्हें गांव के झगड़े निपटाने पर
लगना चाहिए। जिस अभियोग पर विचार कुल के द्वारा न हो सके उसे पंचायत निर्णय करे, और जिस पंचायत भी न कर सके उसको राजा द्वारा नियुक्त किया हुआ गण निर्णय करे। जब किसी अभियोग का निर्णय गण भी करने में असमर्थ हो तो राजा के अधिकारी उसे करे। एक व्यवहार की पड़ताल पुनर्विचार 1, 2 और 3 बार होनी चाहिए। शुक्र नीति सार में वर्णित न्याय प्रणाली के विवेचन को कई बातें स्पष्ट होती हैं। पहला, मुकदमों की सुनवाई एकांत में नौकर खुले में होनी चाहिए। दूसरा, राजा को स्वयं अथवा अकेले में ही उसका निर्णय नहीं करना चाहिए। तीसरा, मुकदमों की सुनवाई में सभ्य वकीलों, साक्ष्यों, प्रमाणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। शुक्र नीति में न्यायाधीशों के साथ साथ विचार सभा का भी उल्लेख किया गया है। विचार सभा की ये व्यवस्था वर्तमान समय की जूरी के समान है। शुक्र ने राजा को सुझाव दिया है कि सुपरिचित एवं सुयोग्य व्यक्तियों को ही विचार सभा में नियुक्त किया जाए। न्याय के विभिन्न स्तरों में सर्वप्रथम जो कुल आते हैं, उनके बाद श्रेणी, उनके बाद गण, उनके बाद राजा के अधिकारी, उनके बाद अध्यक्ष और अंत में स्वयं राजा। तो इस तरह ये राजा शुक्र के जो है कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं कर के संबंध में, स्थानीय प्रशासन और न्याय के संबंध में।